आफ्टरनून। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एवोल्यूशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों? तो एवोल्यूशन में हम डिस्कस कर चुके थे बेटा, लास्ट क्लास केमिकल इवोल्यूशन जो है हमारा डिस्कस हो चुका था। तो केमिकल इवोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके थे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो बायोजेनेसिस या बायोजेनी या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने केमिकल इवोल्यूशन डिस्कस किया। इससे पहले सबसे पहले हमने बात की इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन जो है एक इवोल्यूशनरी पैटर्न हम देखते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हमने देखा किस प्रकार एक जो यहाँ पर टेलीफोन या टेलीविज़न के थ्रू हम समझे कि किस प्रकार इनिशियल टाइम में कैसे यहाँ पर टेलीविज़न थे, टेलीफोन थे, किस प्रकार अभी मॉडर्न टाइम में हम देखें तो किस प्रकार इनमें चेंजेस देखने को मिले। उसी प्रकार किस प्रकार अर्थ पर लाइव फॉर्म हुई, फिर लाइव फॉर्म हुई तो किस प्रकार इनमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, ये सब हमने डिस्कस किया। साथ के साथ हमने सबसे पहले लाइव के फॉर्म से पहले हमने यूनिवर्स के बारे में जाना कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स जो है यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। तो हमने बात की थी बिग बैंग थ्योरी जो है वो इवोल्यूशन यहाँ पर यूनिवर्स के ओरिजिन को बताती है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो क्या करती, यूनिवर्स के यहाँ पर किसको बताती है बेटा, इनके ओरिजिन को बताती हैं। जो यहाँ पर एनसीईआरटी ने डेटा जो दिया है, न्यू एनसीईआरटी ने 13.8 है इन बिलियन ईयर्स एगो जो है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है बेटा, यहाँ पर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो यूनिवर्स जो होता है हग कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज को ही हम क्या बोलते हैं, हग कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। अरे यूनिवर्स में हमारे यूनिवर्स में हम बात करें हम किस गैलेक्सी पर प्रेजेंट हैं तो हमारे कौन सा गैलेक्सी हैं, तो हमारा गैलेक्सी जो है वो कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी हैं। ठीक है, इस प्रकार फिर हमने बात की अर्थ के ओरिजिन की। तो अर्थ के ओरिजिन को हमने 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमने अर्थ के ओरिजिन को हमने बात की। किस प्रकार यहाँ पर जो यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स में एक अकल्पनीय ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग नेबुला बने, अलग अलग। फिर हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ। अर्थ का ओरिजिन जो हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का यहाँ पर इवोल्यूशन को अर्थ के ओरिजिन को बताता है। इसके बाद में यहाँ पर अर्थ के ओरिजिन के 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर यहाँ पर किसका, लाइफ का ओरिजिन हुआ। इस प्रकार हमने देखा। तो लाइफ के ओरिजिन के लिए भी अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने यहाँ पर क्या दिए, अपने अपने थ्योरीज दी। किसमें, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी हो गई, अबायोजेनेसिस थ्योरी हो गई, यहाँ पर पेनस्पर्मिया हो गया, अबायोजेनेसिस थ्योरी हो गई, बायोजेनेसिस थ्योरी हो गई। तो फिर इसके बाद में हमने किस प्रकार यहाँ पर इनिशियल जो अर्थ थी, इनिशियल अर्थ पर किस प्रकार का एनवायरनमेंट था उसको हमने बात की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर इनिशियल जो अर्थ के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टैनले मिलर जो है, स्टैनले मिलर ने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर क्या किया बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई की और यहाँ पर इनिशियल कंडीशन के थ्रू यहाँ पर कुछ गैसेज को यहाँ पर यूज़ किया। जैसे मेथेन हो गया, यहाँ पर H2 हो गया गैस की फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में H2O, ठीक है। और यहाँ पर अमोनिया NH3 इनको यूज़ किया। और यहाँ पर हम बात करें हाई टेम्परेचर के लिए, यहाँ पर हमने एनोड की हेल्प से यहाँ पर जो कैथोड है इनकी हेल्प से क्या किया, यहाँ पर डिस्चार्ज किया, स्पार्किंग के थ्रू यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर प्रोड्यूस किया। और इसके बाद में यहाँ पर कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पर इनको कंडेंसेशन के थ्रू क्या किया, इनको कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद में जो यू शेप जो ट्यूब है उसमें जो कलेक्शन जो मिला हमें, जो यहाँ पर वाटर ड्रॉप थी जो कलेक्शन था, तो उसमें हमें कई प्रकार के सिंपल फॉर्म यहाँ पर अमीनो एसिड वगैरह देखने को मिले। इसी प्रकार यहाँ पर जो स्टैनले मिलर ने जो क्या किया था बेटा, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट
अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी किए, उन्होंने भी कई प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल, कई प्रकार के मोलिक्यूल शुगर्स ये ऑब्टेन किए, जिससे ये सिद्ध होता है कि इनिशियल स्टेज में किस प्रकार यहाँ पर कैसे मॉलिक्यूल से केमिकल इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। साथ के साथ जो हम बात करें उल्का पिंड जो होते हैं उनके रिसर्च को, उनके अगर उनके केमिकल एनालिसिस को देखते हैं तो उनमें भी हम इस प्रकार के इवोल्यूशन को डिनोट करते हैं, केमिकल इवोल्यूशन को यहाँ पर देखते हैं। इसी के आधार पर फिर हमने यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन को समझा। केमिकल इवोल्यूशन में किस प्रकार यहाँ पर एटम थे, एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल से जटिल मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ पर इन मॉलिक्यूल से फिर किस प्रकार यहाँ पर अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अनरेप्लिकेट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो होता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में किस प्रकार यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ। यहाँ पर अब ये केमिकल इवोल्यूशन के बाद में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, जो केमिकल्स बने, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, अब इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से किस प्रकार लाइफ ओरिजिनेट हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में या बायोजेनी में हमने ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स देखा। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स जो ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स थे बेटा, तो ये बायोटिकली क्या हुआ है, प्रिमिटिव ओशंस में क्या हुआ है, अब ये यहाँ पर बायोटिकली ये सिंथेसाइज्ड हुए मैक्रोमोलिक्यूल और बाद में ये एक साथ मिलकर एक लार्ज कोलोइडल क्या बनाए, लार्ज कोलोइडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। लार्ज कोलोइडल जो स्ट्रक्चर थी, ड्रॉप लाइक जो स्ट्रक्चर थी, ये ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, क्या कहा बेटा, प्रोटोबायोंट का। इन प्रोटोबायोंट को जैसे हमने देखा ये वाटर की फिल्म जिसमें इनमें अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ सिंथेसाइज्ड हुए और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे इनमें किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी सॉरी, किसी प्रकार सॉरी बच्चों, बेटा इसमें किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, एक वाटर की फिल्म थी जिसमें यहाँ पर डिफरेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ सिंथेसाइज्ड हुए और इन्हीं को ये ड्रॉप लाइक जो स्ट्रक्चर थी, इसी ड्रॉप लाइक कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, यहाँ पर प्रोटोबायोंट कहा। फिर यहाँ पर इस प्रोटोबायोंट की क्या प्रॉपर्टी थी, पार्शियली आइसोलेटेड थे, यहाँ पर एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिल रही थी। यहाँ पर ये अपने आप किसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हम बात करें ये यहाँ पर इनमें सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को मिली और ये नॉन लिविंग थे। कैसे थे, नॉन लिविंग, ऐसा नहीं कि अपने प्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ पर किसी को, जैसे लिविंग वाले इसमें कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले, ये नॉन लिविंग थे। तो इस प्रकार प्रोटोबायोंट जो थे ये सिंथेसाइज हुए। तो प्रोटोबायोंट जो सिंथेसाइज हुए इनको आर्टिफिशियली कुछ साइंटिस्ट जो थे, कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर लेबोरेटरी में भी ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे ओपेरिन की बात करें तो ओपेरिन ने क्या बनाया बेटा, यहाँ पर ओपेरिन ने भी ऐसे मॉलिक्यूल बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं, कोसरवेट कहते हैं, जो प्रॉपर्टी रखते हैं नेचुरल प्रोटोबायोंट की तरह। यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं बेटा, जो कोसरवेट जो यहाँ पर ओपेरिन ने जो कोसरवेट का फॉर्मेशन किया या लेबोरेटरी में, तो ये कोसरवेट जो थे ये क्या नेचुरल जो यहाँ पर जो नेचुरल जो प्रोटोबायोंट्स थे वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिलता था। यहाँ पर किसी प्रकार की विदाउट ए लिपिड मेम्ब्रेन थी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सिडनी पॉक्स जो हैं, सिडनी पॉक्स ने भी इसी प्रकार के प्रोटोबायोंट्स का फॉर्मेशन किया। माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनॉइड्स यहाँ पर बनाए, जो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनॉइड्स बनाए जिसमें लिपिड कोड देखने को मिलता है, जिनको हमने क्या बोला, माइक्रोस्फीयर का। माइक्रोस्फीयर तो यहाँ पर लिपिड की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसमें प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रो क्या कहा बेटा, माइक्रोस्फीयर कहा, जो किसने बताया था, सिडनी पॉक्स ने। इसके बाद में हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स, यूबायोन्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यहाँ पर
प्रोटोसेल्स, कैसी प्रोटोसेल्स जो थी, ये कैसी सेल्स थी, इयोबायोंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोसेल्स को हम क्या बोलते हैं, इयोबायोंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन रेप्लिकेटिंग जो न्यूक्लिक एसिड थी, नॉन रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड थी, इनमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से सेल्फ रेप्लिकेशन का यहाँ पर फीचर देखने को मिला। तो यहाँ पर जब इनमें नॉन रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड जब क्या पहले रेप्लिकेट नहीं हो रही थी, तो इनमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से क्या हुआ बेटा, अब ये सेल्फ क्या करने लगी, रेप्लिकेशन करने लगी। तो यहाँ पर ये अपना नंबर बढ़ाने लग गई। तो यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन जो न्यूक्लिक एसिड थी वो प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया भैया, न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ थे। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या थे, तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो थे न्यूक्लियो प्रोटीन थे, क्योंकि इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर देखने को मिलती है, सेल्फ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। इसमें कुछ ऐसे लाइफ के साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो क्या शो करते हैं बच्चों, जो लाइफ के कुछ ना कुछ फीचर्स शो करते हैं। क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर जो होती है वो किस में देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर फर्स्ट साइन जो देखने को मिले आपको लाइफ के, वो किस में देखने को मिला, न्यूक्लियो प्रोटीन में देखने को मिला। इनका लिपिड मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, लिपिड मेम्ब्रेन, सेल्फ रेप्लिकेशन न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, प्रोटीन है, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड है। तो एक तरह से ये क्या देखने को मिला बेटा, यहाँ पर यहाँ पर प्रोटोसेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो प्रोटोसेल लाइक स्ट्रक्चर या फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जिसे हम इयोबायोंट भी कहते हैं, जो नॉन सेलुलर थी, नॉन सेलुलर थी, जो कैसी थी, नॉन सेलुलर थी। ये जो प्रोटोबायोंट था यहाँ पर, सॉरी इयोबायोंट जो थी, इयोबायोंट जो जिसको प्रोटोसेल भी कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम किसको कह सकते हैं बेटा, जो यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन जो है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर देखने को मिलती थी। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो क्या है ऑफ लाइफ, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉन सेलुलर जो फॉर्म है, इसका ओरिजिन कब हुआ बेटा, इसकी बात करें तो ये ओरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो 3 बिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म देखने को मिली, नॉन सेलुलर फॉर्म देखने को मिली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पर ये लिपिड लेयर देखने को मिलती है, यहाँ पर डीएनए, इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अल्टमान जो है, अल्टमान ने क्या किया था बेटा, अल्टमान जो है, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1980 में डिस्कवर किया सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डिस्कवर किया, जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। जिसमें क्या देखने को मिलती है बच्चों, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं राइबोसोम, जिसको क्या कहा जाता है बेटा, राइबोसोम। तो राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था, यहाँ पर अल्टमान ने 1980 में किया था। तो यहाँ पर जो अल्टमान थे, इन्होंने सम आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या कौन सी एक्टिविटी थी, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली थी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली बच्चों। और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है, जिसको कौन से आरएनए मॉलिक्यूल्स में देखने को मिली, जिनको राइबोसोम का राइबोजाइम कहा गया, जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली। इसके साथ साथ जो दिस मीन दैट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि फर्स्ट अब पहले आरएनए मॉलिक्यूल्स से डीएनए से पहले, तो आरएनए मॉलिक्यूल कुड कैरी आउट ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ, रेप्लिकेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी etc। तो क्योंकि पहले यहाँ पर म्यूटेशन हुआ न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन होने से क्या हुआ बेटा, इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, ये पहले आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, तो इनमें ऐसी यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे म्यूटेशन से ऐसी यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हुए, जैसे ये खुद यहाँ पर रेप्लिकेशन कर सकें, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकें, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर सकें। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो थे, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पर ऐसे मॉलिक्यूल पहले प्रोड्यूस है, जो रेप्लिकेशन, प्रोटीन या एंजाइमेटिक और भी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिले, विदाउट हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन या डीएनए। बिना प्रोटीन और डीएनए की हेल्प से जो आरएनए मॉलिक्यूल जो है, बिना प्रोटीन या डीएनए की हेल्प से खुद क्या करने लगा, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगा, खुद यहाँ पर अपना एक आरएनए से दूसरा आरएनए का फॉर्मेशन करने लगा। इसके साथ साथ कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली। तो यहाँ पर हैंस दिस कंसेप्ट इज
कॉल्ड आरएनए वर्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कंसेप्ट को आरएनए वर्ड। जो आरएनए वर्ड जो है इसने ही सबसे पहले ऐसे सिम्टम्स, ऐसे यहाँ पर जो लाइफ के जो लिविंग लाइफ जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या देखने को मिलते, कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स देखने को मिलते, वो किसमें, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स में देखने को मिले, जिनको हम आरएनए, जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को मिले, जो खुद ही क्या करने लगा, बिना आरएनए, बिना प्रोटीन, बिना डीएनए के प्रोटीन बनाने लग गया, खुद का आरएनए का फॉर्मेशन करने लगा, खुद के यहाँ एंजाइमेटिक यहाँ पर एक्टिविटी शो करने लग गया, जिसको हम बोलते हैं आरएनए वर्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म प्रोकैरियोट्स। तो पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले यूकैरियोट से पहले प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, सबसे पहले असेलुलर फॉर्म जो यहाँ पर ओरिजिनेट हुई, असेलुलर फॉर्म जो यहाँ पर ओरिजिनेट हुई बच्चों, ये कब ओरिजिनेट हुई बेटा, ये जो 3 बिलियन ईयर्स एगो यहाँ पर ओरिजिनेट हुई। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की बात करेंगे। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म किस प्रकार यहाँ पर असेलुलर फॉर्म में क्या क्या यहाँ पर चेंजेज हुए, क्या क्या यहाँ पर चेंजेस के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिले। तो यहाँ पर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन प्रोटोसेल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड efficient is using the material available in the surrounding medium and evolve इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब इस प्रकार जो यहाँ पर जो बेटा यहाँ पर जो प्रोटोसेल थी, यहाँ पर जो नॉन सेलुलर जो प्रोटोसेल थी या यूबायोन्ट्स थी, अब इनमें क्या हुआ, यहाँ पर ये जो अपनी सराउंडिंग जो ओशंस थे, जहाँ अपने सराउंडिंग में जो मटेरियल थे, उन मटेरियल को यूज़ करने लग गई। यूज़ करने से ये अब ये प्रोटोसेल थी, ये प्रोटोसेल किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये जो सेल थी अब किसका यूज़ करने लगे, अपने सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स थे, अपने सराउंडिंग, अपने मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स थे, उन मटेरियल का यूज़ करते करते अब इनमें चेंजेज हुआ म्यूटेशन के कारण, और ये प्रोटो जो सेल थी, प्रोटोसेल किस में बदल गई बेटा, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में बदल गई। जिस प्रकार आरएनए में म्यूटेशन हुआ, आरएनए में म्यूटेशन से ये किस में कन्वर्ट हो गया, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर राइबोजाइम और प्रोटीन, राइबोजाइम और प्रोटीन जो होती हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होकर राइबोसोम बना लेते हैं। ये अब जो सेल में आपको क्या देखने को, राइबोजाइम भी देखने को मिलता है, प्रोटीन भी, आरएनए राइबोजाइम भी है, प्रोटीन भी बना रहा है, और भी। तो अब इनमें ये ऑर्गेनाइज होकर क्या बना लेते हैं, राइबोसोम बना लेते हैं, राइबोसोम्स बना लेते हैं। तो अब राइबोसोम्स जो होता है, यहाँ पर राइबोसोम बनने से क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई, या जो प्रोटोसेल थी अब यहाँ पर राइबोसोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अब किस में बदल गई, क्योंकि राइबोसोम जो देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक, परंतु पहले प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, राइबोसोम्स बने। तो ये एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल बनी। एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी, ये म्यूटेशन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रोटोबायोन्ट्स थे, उन प्रोटोबायोन्ट में कुछ चेंजेज हुए। नॉन सेलुलर जो सेल थी, प्रोटोसेल थी, उनमें चेंजेज हुए। चेंजेज होने से क्या हुआ, ये सराउंडिंग से मटेरियल को, अपने मीडियम से मटेरियल को लेने लगे, धीरे धीरे इनमें चेंजेज हुआ, और ये जो आरएनए था तो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ म्यूटेशन के थ्रू, और राइबोजाइम और प्रोटीन जो बन रहे थे ये ऑर्गेनाइज होकर राइबोसोम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबल और ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ कहा गया है कि लगभग हम बात करें तो 2 बिलियन ईयर्स तक पॉसिबल है, कि 2 बिलियन ईयर्स तक तो क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ओरिजिनेट नहीं होगी। 2 बिलियन ईयर्स के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन। फर्स्ट सेलुलर, यहाँ फर्स्ट सेल वर प्रोबेबली कीमोहेटरोट्रोप्स एंड
एनएरोबिक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो थी वो कैसे थे बेटा, कीमोहेटेरोट्रोप्स थे, कीमोहेटेरोट्रोप्स थे, साथ के साथ ये कीमोहेटेरोट्रोप्स थे और एनएरोबिक थे। तो क्योंकि यहाँ पर प्रिमिटिव कंडीशन थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी हमें देखने को नहीं मिली, तो वहाँ पर ये क्या थे, एनएरोबिक फॉर्म यहाँ पर देखने को मिली। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो देखने को, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो देखने को मिली वो फर्स्ट सेल कैसी थी बेटा, वो प्रोबेबली कीमोहेटेरोट्रोप्स थे जो एनएरोबिक भी थे। दिस वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी process from non-living molecule which the majority accept sorry। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, यहाँ पर अबायोजेनेसिस से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स विच द मेजोरिटी एक्सेप्ट। ठीक है, हाउएवर वंस फॉर्म्ड, हाउ द फर्स्ट सेल forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is a fascinating story that will be discussed in organic evolution। तो किस प्रकार हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार ये फैसिनेटिंग स्टोरी बनी, कि किस प्रकार यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से किस प्रकार यहाँ पर प्रोटोसेल से यहाँ पर जो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ। इस फर्स्ट सेल से हम बात करें ऐसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं टुडे, जो यहाँ में जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो बनने देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार ये यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ। तो हमें एक यहाँ पर स्टोरी की तरह, हमें पैसिनेटिंग स्टोरी की तरह लगता है। तो इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इवोल्यूशन इन मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर इवोल्यूशन इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोट। तो यहाँ प्रोकैरियोट तो कैसे, किस प्रकार, तो हम बात करें सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स बने थे ये कीमोहेटेरोट्रोप्स थे। कैसे थे बेटा, कीमोहेटेरोट्रोप्स थे। ये कीमोहेटेरोट्रोप्स जो थे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व इन ओशंस। जो क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर जो थे यहाँ पर ओशन में, जो यहाँ पर कीमोहेटेरोट्रोप्स जो प्रोकैरियोट्स थे ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को, डिजोल्व इन ओशन। जो ओशन के वाटर में, ओशन में जो डिजोल्व थे उन ऑर्गेनिक मटेरियल को इन्होंने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, कीमोहेटेरोट्रोप्स में कुछ चेंजेज हुआ और ये कीमोहेटेरोट्रोप्स अब किस में चेंज हो गए, कीमोहेटेरोट्रोप्स में चेंजेज हो गए। किस में चेंजेज हो गया बेटा, कीमोहेटेरोट्रोप्स में क्या हो गया बच्चों, ये चेंजेज हो गए। कीमोहेटेरोट्रोप्स में क्या हुआ बेटा, ये चेंजेज हुए। कीमोहेटेरोट्रोप्स जो है सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ कीमो ऑक्सीडेशन। तो ये जो कीमोहेटेरोट्रोप्स जब कीमोऑटोट्रोप्स में कन्वर्ट हुए तो कीमोहेटेरोट्रोप्स जो हैं ये क्या करे बेटा, ये ऑर्गेनिक फूड जो है, ये सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की प्रोसेस, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का कीमो ऑक्सीडेशन से ये क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिक फूड में इनको सिंथेसाइज किया। जैसे आयरन बैक्टीरिया जो, जैसे आयरन बैक्टीरिया। इसी प्रकार हम बात करें कीमोहेटेरोट्रोप्स की बात करें, नॉन ऑक्सीजेनिक प्रोटोऑटोट्रोप्स। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर नॉन ऑक्सीजेनिक प्रोटोऑटोट्रोप्स। तो यहाँ पर कीमोऑटोट्रोप्स से क्या बने, यहाँ पर नॉन ऑक्सीजेनिक प्रोटोऑटोट्रोप्स का फॉर्मेशन हुआ। इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S का यूज करके सनलाइट और यहाँ पर क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल है इसकी हेल्प से जो सनलाइट को यूज करके इन्होंने किया बनाना, ग्लूकोज और सल्फर का फॉर्मेशन करने लगे। ग्लूकोज और सल्फर जब बढ़ने लगे, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, तो अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल में जैसे म्यूटेशन हुआ, बैक्टीरियो क्लोरोफिल में म्यूटेशन हुआ तो एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हुआ। क्लोरोफिल में कन्वर्ट होने पर यह ऑक्सीजेनिक
प्रोटो ऑटोट्रोप्स बने। क्या बने बेटा? ऑक्सीजेनिक प्रोटो ऑटोट्रोप्स बने। तो पहले तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल थे, तो ये क्या करते थे, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड H2O का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर सल्फर बना, इसके जैसे सल्फर बैक्टीरिया। अब ये यहाँ पर जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर चेंजेज हुआ और ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गए। और क्लोरोफिल और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सॉरी क्लोरोफिल जो है यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया बेटा, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो, तो यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगी। तो जैसे साइनोबैक्टीरिया बीजीए साइनोबैक्टीरिया बने। साइनोबैक्टीरिया तो अर्थ पर पहले ऐसे ऑक्सीजेनिक, यहाँ पर जो ऐसे ऑक्सीजेनिक लाइफ जो थी वो कौन थे, साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, किस पर, अर्थ पर। ठीक है, यहाँ पर किसको, यहाँ ब्रेक करके यहाँ पर जो हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर वाटर का यूज़ करके यहाँ पर ग्लूकोज और इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। बीजीए यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से, यहाँ हम बात करें बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से अब धीरे धीरे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगी एनवायरनमेंट में। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इट इंक्लूड्स सम मेजर चेंजेस लाइक, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तब क्या क्या चेंजेज होंगे, यहाँ पर एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन होगा, एटमॉस्फेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनेगी तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग नेचर थी वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन था नहीं, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो यहाँ पर नेचर कैसी थी, रिड्यूसिंग नेचर थी, अब धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग नेचर का फॉर्मेशन होगा। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर केमिकल इवोल्यूशन फिनिश्ड because chemical evolution always take place in reducing environment। तो इस प्रकार बेटा क्या हुआ, जब क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर जब क्या हुआ, तो यहाँ पर अभी तक तो कौन सा इवोल्यूशन चल रहा था, साथ के साथ केमिकल इवोल्यूशन भी चल रहा था, केमिकल इवोल्यूशन, परंतु केमिकल इवोल्यूशन जो होता है ये कैसे, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही चलता है, रिड्यूसिंग। अब यहाँ पर जब बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, तो बीजीए का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो अब बीजीए क्या करने लगे बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे तो ये रिड्यूसिंग नेचर से किसमें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कन्वर्ट होता ही अब यहाँ पर केमिकल इवोल्यूशन जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो गया, अब कौन सा इवोल्यूशन चलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजनिक इवोल्यूशन, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन तो खत्म हो गया, अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ बात कर रहे हैं फ्री ऑक्सीडाइजिंग CH4 and NH to form CO2 N2 and H2O etc। तो अब यहाँ फ्री ऑक्सीजन जो होती है ये ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, मेथन और अमोनिया से मिलकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन करती है बेटा। तो सम प्रोकैरियोट्स अडेप्ट देमसेल्फ फॉर एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन का प्रॉपर यहाँ पर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर जो कुछ बैक्टीरिया अडेप्ट हो जाते हैं एनाएरोबिक से एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन विच प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट 20 टाइम मोर एनर्जी देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। अब ऑक्सीजन, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की या एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से 20 टाइम से भी ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ज़्यादा एनर्जी, अब उसको अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बहुत कम एनर्जी मिल रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर 2% टू मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 ATP, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर 2 ATP। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो 38 ATP। तो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा गुना यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो सॉरी, हाँ, यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है। तो ये काम तो यहाँ इनके लिए ईजी हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटी कर सकें। तो यहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो परंतु जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। पर एरोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग यहाँ पर जो अलग अलग क्या है बेटा, अलग अलग यहाँ पर जो साइकिल्स हैं उनमें से गुजरना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन की बात करें बेटा, तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन से जब क्या ऑक्सीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ तो धीरे धीरे ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे, फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो बनने लगी। तो लेयर ऑफ ओजोन इन आउटर एटमॉस्फेयर। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मिलने लगी। तो यहाँ पर ओजोन जो होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या करती है, एनवायरनमेंट के बाहर की तरफ, यहाँ पर अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, एक आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। आउटर एटमॉस्फेयर अर्थ पर क्या करती है, ये एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। एक ओजोन लेयर जब बन जाती थी, ये ओजोन लेयर क्या कर लेती है, ये ओजोन लेयर जो होती है, अब यहाँ से जो यूवी रेजेस जो होती है उनको एब्जॉर्ब करने लग गई। तो यहाँ पर साथ के साथ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो अब देखो जैसे सूर्य से जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट के साथ साथ जो यूवी रेजेज होती है तो उनको भी एब्जॉर्ब करने लग जाती है। धीरे धीरे अब यहाँ पर ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है, हार्मफुल जो एस्टेरॉइड ये जो है यहाँ पर रेजेज हैं उनको एब्जॉर्ब करने। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, तो विच स्टार्टेड टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द यूवी रेज ऑफ सनलाइट। तो मोस्ट ऑफ यूवी रेजेज ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस प्रकार यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो जीव, जो सेल्स बन रही है उनमें भी धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेज होने लगे और यहाँ पर एनवायरनमेंट बनने, अच्छा एनवायरनमेंट मिलने लगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगा। तो धीरे धीरे कुछ चेंजेज आने लगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो अब यहाँ पर अब धीरे धीरे प्रोकैरियोट से अब किसका फॉर्मेशन होगा, यूकैरियोटिक सेल से, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के लिए अब यहाँ पर कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए अब अच्छा, या एक तरह से हम बात करें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलने लगा हम, क्योंकि अब यहाँ पर यूवी रेजेस जो थी वो भी बहुत कम होने लग गई, क्योंकि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। ओजोन लेयर जो थी मैक्सिमम यूवी रेजेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड इन द सेल एंड सेल बिकम मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनका डेवलपमेंट होने लगा। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो यहाँ पर वेल्ड क्या होगी, बाउंड्री देखने को मिलेगी। किस पर, यहाँ पर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है एक तरह से सर्कुलर डीएनए होता है, उसके बाहर कोई यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियस बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, अदर सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल से भी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो होती ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ हम बात करें बेटा, तो इसके साथ साथ यहाँ पर की बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में हम बात करें कि दीज फ्री लिविंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इन प्रिमिटिव ओशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर यूनिसेलुलर यहाँ पर कैसे बेटा, यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बात करें तो कब 1.5 बिलियन ईयर्स पर यहाँ पर क्या हुआ, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो अब यहाँ पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। इसके बाद में किस प्रकार हाउ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड फॉर्म्ड। तो यहाँ पर बात करें इनफोल्डिंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक गिव राइज टू एंडोमेम्ब्रेन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर बात करें न्यूक्लियस वगैरह की, जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग प्रोटो यूकैरियोट्स, तो किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से यहाँ पर अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये इनका फॉर्मेशन होने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस प्रकार यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कि इस प्रकार यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड बने। तो यहाँ पर ये जैसे न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर की तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर बात करें इसके बाद में इन द फर्स्ट एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स consumed aerobic bacteria that evolved into mitochondria। तो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इन द फर्स्ट symbiotic event the ancestral eukaryotes consumed aerobic bacteria that evolved into mitochondria। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर एंटर किए, और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या किए बेटा, एंटर किए। इसके बाद में बैक्टीरिया कन्वर्ट एंटर करने के बाद में इन ए सेकेंड एंडोसिम्बायोटिक इवेंट द अर्ली यूकैरियोट्स कंज्यूम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दैट इवॉल्व इनटू क्लोरोप्लास्ट। तो अब यहाँ पर जो है कुछ बैक्टीरिया जो थे, जैसे हम बात करें यहाँ पर बात करें एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब एंटर करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाते हैं बेटा, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया, और ये क्या बना लेता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बना लेता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या बनती है, एक मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट सेल का फॉर्मेशन होता है, मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना बेटा, यहाँ पर प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स से क्या बने, यूबायोन्ट्स बने। तो पहला तो ये हो गया फर्स्ट नंबर ये, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर इसके बाद में प्रोटोबायोंट हुआ, फिर इयोबायोंट हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 4 2 4 1 3। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, आपको भी पता है। तो मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन तो आपको ये डेटा जो दे रखे हैं बहुत अच्छे से याद रखना है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें बेटा, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो 20 बिलियन ईयर्स है, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या 13.8 बिलियन ईयर्स जो है ये किसके अकॉर्डिंग नहीं है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो 4.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करें फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ या अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लाइफ यहाँ पर क्या 3 और तो यहाँ पर बात करें बेटा चलो देखो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ए में 4 है। ठीक है, इसके बाद में ए में 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें बी में ए में 5 है, बी में क्या है 4 है। ठीक है, बी में 4 हो गया। सी में हम बात करें बेटा, सी में क्या हो जाएगा अपना, कहाँ है फर्स्ट कहाँ है सी, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट लाइफ फर्स्ट, ठीक है। तो डी में क्या हो जाएगा आपका, डी में फर्स्ट नॉन सेलुलर, यहाँ पर 3, और यहाँ पर बात करें ई में फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर बिलियन ईयर्स एगो, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा, सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से याद रखना है। आपको पता है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो आपके वर्ल्ड एनसीईआरटी में 20 बिलियन ईयर्स दे रखा है। फिर अर्थ की बात करें 4.5, फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बिलियन, तो क्या हुआ, पहले फर्स्ट अपीयर हुई लाइफ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, वो कौन सी थी वैसी लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये फर्स्ट सेलुलर लाइफ तो बाद में हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या लगा सकते हो, यहाँ पर याद रख सकते हो जो हमने थ्योरी में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। पूरे डेटा को बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को फिर आप सोल्व करना कि किस प्रकार यहाँ पर यूनिवर्स का कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, तो 1.5 बिलियन में क्या हुआ, 2 बिलियन, आफ्टर 2 बिलियन यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ऐसे प्रोटोसेल्स हो गया, फिर हमने बात की ईओबाइंड प्रोटोसेल्स हो गया, फिर उसके बाद में फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स, ऐसे आपको सारे ये डेटा जो दे रखा है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ऐसे वो बनाना है आपको, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, नहीं यहाँ पर ओरिजिन ऑफ अर्थ के 4 बिलियन नहीं, यहाँ पर हमने बात की थी कितनी बेटा, 500 मिलियन आफ्टर 500 मिलियन, ठीक है। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले हो गई थी, आफ्टर नहीं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुई फिर बाद में यूकैरियोटिक सेल्स हुई। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर नहीं, बिफोर, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर, ठीक है। Water and oxygen are two essential components for the origin of life through the chemosynthesis. Chemosynthesis वाटर और ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि उस टाइम तो ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन तो बाद में, यहाँ पर जो क्लोरोफिल था, यहाँ पर बीजीए जो पहले, सबसे पहले बीजीए में क्या हुआ बेटा, जो साइनोबैक्टीरिया उनमें सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर म्यूटेशन से बैक्टीरियल क्लोरोफिल में म्यूटेशन हुआ और क्लोरोफिल में कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन तो था ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। वाटर, और यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू द कीमोसिंथेसिस, तो नहीं वो ऑक्सीजन नहीं था उसमें, प्रिमिटिव लाइफ में आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो वाटर भी यहाँ पर क्या था, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जो वाटर था वास्प की फॉर्म में था, वास्प वेपर। इसके बाद में द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। ये सही है कि पहले जो थे ये जायंट मॉलिक्यूल्स थे, जो क्या थे बेटा, नॉन सेलुलर फॉर्म थे लाइफ के, ठीक है। सेलुलर फॉर्म नहीं थे, नॉन सेलुलर फॉर्म थे, ठीक है। रीड द टू स्टेटमेंट एंड बी केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। तो यहाँ पर हम बात करें तो द फर्स्ट लाइफ ऑफ अर्थ वाज कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं थे बेटा, कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, कीमो हेटेरोट्रॉपिक थे, है ना, ठीक है। तो ये नहीं थे, एनोर कीमो हेटेरोट्रॉपिक थे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द प्रोटोबायोन्ट्स कुड एग्जिबिट सिंपल मेटाबॉलिक एंड कुड नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका करेक्ट है। तो सेकंड, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो आपको याद रखना है 5 मिलियन ईयर्स एगो, 5 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था बेटा, यहाँ पर कौन बने थे, इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। और 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन। इससे पहले, इसके बाद में हम बात करें 350 मिलियन ईयर्स
350 मिलियन ईयर्स में आपको क्या देखने को, जोलेस फिशेज आपको फॉर्मेशन, जोलेस फिशेज जो थी शिलाकेंत वगैरह इनका फॉर्मेशन, सॉरी हाँ, तो शिलाकेंत वगैरह इनका फॉर्मेशन हुआ 320 जो थे मिलियन ईयर्स एगो क्या बना सी वीड्स एंड फेव प्लांट्स जो थे इनका यहाँ पर ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये डेटा जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना। तो इन्वर्टिब्रेट्स कब बने, तो यहाँ पर हम बात करें 500 मिलियन ईयर्स इन्वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर 350 मिलियन ईयर्स एगो क्या जोलेस फिशेस यहाँ पर देखने को मिले, और 320 मिलियन ईयर्स एगो आपको सी वीड्स एंड कुछ प्लांट्स जो थे वो देखने को मिले। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर वाटर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था बेटा कहाँ से, वाटर से, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था वाटर से कहाँ आया, वाटर से लैंड पर आया, वो क्या था, प्लांट था। वाटर से लैंड पर आने वाला कौन था, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट, तो जो लैंड पर सबसे पहले इन्वेडेड हुआ वो कौन थे, वो तो प्लांट थे। ठीक है, शिलाकेंत एंड लोफिन इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, तो शिलाकेंत जो फिश लाइक थे, जो लोफिन भी कहा जाता है, ये शिलाकेंत लोफिन जो थी यहाँ पर 350 मिलियन ईयर्स एगो ये क्या थी बेटा, ये क्या हुए, ये किसमें इवॉल्व हुए, फर्स्ट एम्फीबियंस में क्या हुए, ये इवॉल्व हुए सॉरी। तो ये जो शिलाकेंत थे, शिलाकेंत जिनको लोफिन भी कहा जाता है, शिलाकेंत या लोफिन जो फिशेज थे, ये 350 मिलियन ईयर्स एगो ये जो लेस फिशेज जो थी इवॉल्व हुई। तो यहाँ से ये जो थी लोफिन जो थी ये क्या हुआ, इनसे ही इनका इवोल्यूशन हुआ बेटा, ये किस में इवॉल्व हो गए, ये फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। एम्फीबियंस जो इवॉल्व हुए इन, तो एम्फीबिया तो किस में, तो फिश से एम्फीबिया बने, अरे एम्फीबिया से क्या बने, रेप्टाइल्स बने। तो इस प्रकार इनका इवोल्यूशन हुआ। तो ये डेटा जो दे रखा है ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ए ब्रीफ ऑफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ लिजार्ड या अर्ली रेप्टाइल्स की बात करें बेटा, अर्ली रेप्टाइल्स की बात करें, जैसे सोरोप्सिड जो लिजार्ड है, ये अर्ली रेप्टाइल्स हैं। ये अर्ली रेप्टाइल्स जो हैं, इन सोरोप्सिड से क्या बने, डायनासोर्स बने, इनसे मॉडर्न रेप्टाइल्स बने, इनसे बर्ड्स बने। तो ये सोरोप्सिड थे जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, इन्हीं से क्या इवॉल्व हुए, इन्हीं से यहाँ पर डायनासोर इवॉल्व हुए, इन्हीं से मॉडर्न रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, इन्हीं से बर्ड इवॉल्व हुए। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे हम बात करें सिनैप्सिड की बात, सोरोप्सिड की बात करें, तो आपको याद रखना सोरोप्सिड जो है इनसे कौन कौन से यहाँ पर रेप्टाइल्स और कौन कौन से यहाँ पर रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, तो जैसे डायनासोर थे, मॉडर्न रेप्टाइल्स जैसे हम बात टोर्टोइस वगैरह, या फिर हम बात करें यहाँ पर किलोन वगैरह ये जो थे, या फिर हम और भी मॉडर्न जैसे क्रोकोडाइल, ये हैं, ये कैसे इस प्रकार से यहाँ से इनसे इवॉल्व हुए, किन से इवॉल्व हुए बेटा, यहाँ पर सोरोप्सिड जो लिजार्ड थी, सोरोप्सिड जो लिजार्ड थी, ये जो क्या थी, ये सोरोप्सिड लिजार्ड जो थी ये अर्ली रेप्टाइल्स थे। ठीक है, तो बर्ड्स जो बर्ड्स हैं मॉडर्न, ये भी इन्हीं से इवॉल्व हुए। तो सिनैप्सिड वर द मैमल लाइक, सिनैप्सिड जो थे बेटा, ये सिनैप्सिड जो थे किसके समान थे, ये मैमल्स के समान थे। तो अर्ली मैमल्स जो थे उनके समान, लाइक अर्ली रेप्टाइल्स, तो लाइक अर्ली रेप्टाइल्स विच गिव राइज टू मैमल्स। तो यह जो सिनैप्सिड थे, ये सिनैप्सिड जो थे, सिनैप्सिड क्या है, एक रेप्टाइल थे। तो यहाँ पर सिनैप्सिड भी क्या है, ये सोरोप्सिड भी क्या है, रेप्टाइल है, सिनैप्सिड भी रेप्टाइल है। तो ये भी क्या थे, अर्ली रेप्टाइल्स थे बेटा, अर्ली रेप्टाइल्स थे जो किसमें इवॉल्व हुए, तो विच गेव राइज मैमल्स। यहाँ पर ये इस टाइप का जो है ये मैमल्स में अराइज हुए। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रांचिंग को देख सकते हैं। तो
सिनेप्सिड वर द मैमल्स लाइक। तो कौन से आपसे पूछा जाएगा कौन से जो यहाँ पर रेप्टाइल्स थे जो मैमल्स के समान थे, तो वो कौन से थे? सिनेप्सिड थे, जिनसे आगे जाकर ये जो अर्ली रेप्टाइल्स हैं इन्हीं से कौन अराइज हुआ बेटा? मैमल्स अराइज हुए। इन्हीं से क्या अराइज हुए? मैमल्स हुए। ये जो सिनेप्सिड थे इन्हीं से मैमल्स क्या हुए? अराइज हुए। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये थिकोडोन, अब थिकोडोन से क्या हुआ बेटा? ये थिकोडोन्ट जो थे इन्हीं से क्या कौन कौन से रेप्टाइल्स, यहाँ पर डायनासोर्स का यहाँ पर हम ट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार इनसे थिकोडोन से कौन कौन अराइज हुए। तो थिकोडोन से कौन कौन अराइज हुए बेटा? यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेकियोसोरस हो गया, यहाँ पर ट्राइरेनोसोरस हो गया, ट्राइरेनोसोरस हो गया, ब्रेंकोसोरस हो गया, ट्राइरेनोसोरस हो गया। यहाँ पर बात करें ब्रेंकियोसोरस, ट्राइरेनोसोरस, आर्क्योप्टेरिक्स, इन्हीं से फिर आगे जाके बर्ड्स बने। इसके बाद में आर्क्योप्टेरिक्स जिनमें क्या रेप्टाइल्स और यहाँ पर बर्ड्स जैसे यहाँ पर क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। थिकोडोन, यहाँ पर स्टेगोसोरस थिकोडोन से कौन अराइज हुए? स्टेगोसोरस हुए, स्टेगोसोरस। इसके अलावा हम बात करें स्टेगोसोरस के अलावा हम बात करें बेटा यहाँ पर ट्राइसेरोटॉप्स हो गए, यहाँ पर बात करें टेरेनोडोन हो गए, जो टेरेनोडोन उड़ने वाले जो यहाँ पर रेप्टाइल थे। इन्हीं से हमें बात करें जो मॉडर्न अभी के जो रेप्टाइल्स हैं जैसे क्रोकोडाइल हो गए, ये इनसे इवोल्व हुए। तो यहाँ किन से? थिकोडोन से इवोल्व हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो रेज हैं, यहाँ पर जो रेज हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं कौन कौन इनके यहाँ पर कौन से पेरेंटल हैं जिनसे ये अराइज हुए, कौन से यहाँ पर डायनासोर से, कौन से रेप्टाइल से ये अराइज हुए। तो ठीक है, तो ये ब्रांचिंग से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि कौन कौन यहाँ से अराइज हुआ है, किन से कौन अराइज हुआ है। तो यहाँ से भी याद रखना है आपको कि अबाउट 65 मिलियन, तो यहाँ पर 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था बेटा? यहाँ पर जो अर्थ से क्या हुआ था? अर्थ से सारे के सारे डायनासोर्स जो थे सडनली अचानक क्या हो गए थे? डिसअपियर्ड हो गए थे। क्या हो गए थे? डिसअपियर्ड हो गए थे। तो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से सारे के सारे जो डायनासोर थे बच्चों, ये सारे के सारे डायनासोर क्या हो गए? अचानक अपने आप। अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी देते हैं। कोई तो कहता है कि उल्का पिंड जो बड़े बड़े वहाँ से उल्का पिंड के कारण क्या हुआ, यहाँ पर इन पर गिरे और इनकी डेथ हो गई। कोई कुछ क्या कहते हैं, कोई कुछ क्या कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट तो अलग अलग इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। अब यहाँ पर पहले सबसे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स को देखने को मिलते थे वो क्या थे? जो डोमिनेंट एनिमल्स थे कौन? ये रेप्टाइल्स, डायनासोर वगैरह। तो ये डायनासोर अचानक क्या हुए बेटा? अचानक इसके बाद में ये डायनासोर अचानक क्या हो गया? डिसअपियर हो गए। अचानक डिसअपियर हो गए। कौन हो गए? ये अचानक डिसअपियर हो गए। तो इसके लिए भी अलग अलग आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि क्या क्या इसके रीजन है। तो व्हेन रेप्टाइल्स कम डाउन मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। अब इसकी जगह पर मैमल्स की जगह पर किसने इनकी जगह किसने ले ली? मैमल्स ने ले ली। ठीक है बेटो। तो इसके बाद में बच्चों आपको याद रखना, ये भी जो टेबल है बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर अलग अलग इपोच दे रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग पीरियड दे रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग एरा दे रखे हैं, और यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट है, किस एरा में कौन सा यहाँ पर जो लाइफ फॉर्म हुई है, कौन सा यहाँ पर पार्ट जो है ओरिजिनेट हुआ है, कौन सा लाइफ फॉर्म हुई है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये अलग अलग एरा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो प्री कैम्बियन ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्री कैम्बियन की बात करें तो प्री कैम्बियन में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिला? प्री कैम्बियन में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें प्री कैम्बियन में आपको सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड हुए। अर्ली बैक्टीरिया जैसे स्ट्रोमेटोलाइट,
स्ट्रोमोलाइट्स जो थे। तो आपको हम बात करें प्री कैम्बियन जो यहाँ पर ईरा है, प्री कैम्बियन ईरा जो है इसमें पहले सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले कौन कौन सी लाइफ ओरिजिन हुई, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं अपीयर्ड हुए थे अर्ली बैक्टीरिया से। अर्ली बैक्टीरिया से यहाँ पर क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए थे बेटा, यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अपीयर्ड हुए थे अर्ली बैक्टीरिया से, जैसे स्ट्रोमेटोलाइटिस से। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पेलियोजोइक ईरा की बात करें तो पेलियोजोइक ईरा को हमने अलग अलग पीरियड में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पेलियोजोइक ईरा को हमने कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में, सिलूरियन में, डिवोनियन में, यहाँ पर कार्बोनिफेरस में, परमियन में। तो अलग अलग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर जो पेलियोजोइक ईरा है इसको 6 पीरियड में हमने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ बेटा, ट्राइलोबाइट्स जो थे एक्सटेंड आर्थ्रोपोड्स, तो एक्सटेंड आर्थ्रोपोड वर डोमिनेंट। तो जो यहाँ पर जो ट्राइलोबाइट्स थे, ये ट्राइलोबाइट्स जो पहले आर्थ्रोपोड्स थे अब एक्सटेंड हो गए, तो ये क्या थे डोमिनेंट थे किसमें बेटा, यहाँ पर कैम्ब्रियन पीरियड में पेलियोजोइक ईरा के कैम्ब्रियन पीरियड में ये यहाँ पर क्या थे डोमिनेंट थे। अगर याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तभी काम चल जाएगा। तो परंतु आपको ये याद रखना है एज ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट, गोल्डन एज ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट पूछा जाए तो ऑर्डोविशियन जो पीरियड है पेलियोजोइक ईरा का जो ऑर्डोविशियन जो यहाँ पर ऑर्डोविशियन जो बेटा यहाँ पर क्या है ऑर्डोविशियन जो पीरियड है, इसमें इसको क्या कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट। तो इस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स हैं उनका। और यहाँ पर गोल्डन एज ऑफ जोलेस फिशेज, तो जोलेस फिश जो थी उनका गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है बेटा, यहाँ पर सिलूरियन जो पीरियड है उसको कहा जाता है। और गोल्डन एज ऑफ फाइसिस की बात करें, गोल्डन एज ऑफ फिशेज की बात करें तो वो कौन सा है, तो ये है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड जो है इसको क्या कहा जाता है, डिवोनियन पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ फाइसिस भी कहा जाता है। इसके बाद में कार्बोनिफेरस को कहा जाए, कार्बोनिफेरस जो है बेटा, कार्बोनिफेरस मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्न एंड सीड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया, तो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया जो है वो कार्बोनिफेरस है। और परमियन जो है सिनेप्सिड मेमेलियन लाइक रेप्टाइल्स जिन्हीं से कौन अराइज हुए थे, मेमल्स अराइज हुए थे। तो प्रीमियन काल में आपको ये देखने को सिनेप्सिड जो ओरिजिन हुए, इनका एवोल्यूशन हुआ, इनका ओरिजिन हुआ। अब हम बात करते हैं मिसोजोइक ईरा जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसोजोइक ईरा को क्या कहते हैं एज ऑफ रेप्टाइल भी कहा जाता है। इसको भी हमने अलग अलग पीरियड में क्या किया बेटा, इसको डिवाइड किया। यहाँ पर ट्रायसिक हो गया, जुरेसिक हो गया, यहाँ पर क्रिटेशियस हो गया, तो यहाँ पर क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रायसिक, तो ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस है ना। तो यहाँ पर ये तीन पीरियड में इसको डिवाइड किया। तो 3 पीरियड में सबसे पहले बात करें ट्रायसिक की, तो फर्स्ट डायनासोर और फर्स्ट मैमल्स यहाँ पर देखने को मिला। फर्स्टली यहाँ पर डायनासोर अपीयर हुए, फर्स्टली यहाँ पर मैमल्स अपीयर हुए। और यहाँ पर जुरेसिक जो पीरियड है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है, जुरेसिक को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पर गोल्डन एज ऑफ डायनासोर और कॉनिफर्स आर्कियोप्टेरिक्स अपीयर हुए। तो आर्कियोप्टेरिक्स जिसमें बर्ड्स और यहाँ पर रेप्टाइल्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये कब यहाँ पर जुरेसिक पीरियड में अपीयर हुआ। और गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर किसे कहा जाता है, जुरेसिक को, जिसमें आपने जुरेसिक पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी, याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेटेशियस की बात करते हैं। तो डायनासोर क्रेटेशियस में क्या हुआ था बेटा, क्रेटेशियस में डायनासोर जो थे अचानक क्या हुआ था, एक्सटेंड हो गए थे। तो डायनासोर एक्सटेंशन, अर्ली फ्लावरिंग
प्लांट्स एंड अपीयर ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। तो मॉडर्न बर्ड्स का यहाँ पर क्रेटेशियस में मॉडर्न बर्ड अराइज हुए और यहाँ पर इनका मॉडर्न बर्ड जो थे अपीयर हुए, और जो डायनासोर थे वो 65 मिलियन ईयर्स एगो अचानक ही क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कौन से सिनोजोइक ईरा की बात करते हैं। सिनोजोइक एज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है और एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। तो इसको ट्राइएसिक में और क्वाटरनरी में इसको क्या किया, क्वाटरनरी में डिवाइड किया, दो यहाँ पर दो पीरियड में किया। तो यहाँ पर ट्राइएसिक ट्रसरी और क्वाड्रनरी। ट्रसरी की बात कर रहे हैं तो अर्ली प्राइमेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अर्ली प्राइमेट्स का यहाँ पर ये देखने को मिलता है, डोमिनेंसी देखने को मिलती है। अर्ली प्राइमेट्स यहाँ पर अराइज हुए और एंजियोस्पर्म यहाँ पर आइस एज भी कहा जाता है। किसको आइस एज, सिनोजोइक जो पीरियड है, सिनोजोइक की जो पीरियड है, कौन सा सिनोजोइक एरा का पीरियड क्वाटरनरी है, जिसको एज ऑफ मैन भी कहा जाता है। इसमें आइस एज भी कहा जाता है, आइस एज भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म बर्ड्स एंड मैमल्स आर डोमिनेंट। तो यहाँ पर होलोसिन जो इपोच है, होलोसिन इपोच जो है किसका, क्वाटरनरी पीरियड का। तो इसको हम आइस एज भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म बर्ड्स और मैमल्स जो थे इस एज में, इस पीरियड में, इसमें आपको डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे आप क्या कर सकें बेटा, जिससे आप आसानी से समझ सकें, आसानी से कौन कौन से पीरियड में, कौन कौन से इरा में कौन कौन से एनिमल अराइज हुए, कौन कौन से प्लांट अराइज हुए, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अराइज हुए। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स अराइज हुए, कौन कौन से एनिमल्स प्लांट्स हो गए, तो यहाँ पर कौन एक्सटेंड हुए। तो इसको सबको हम इस स्केल या टाइम के थ्रू हम समझ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, तो नेक्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ पर कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। ओके बेटा।